नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त स्टेलॉन पेरिस। स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आईपीएल के उस टीम की जिसने 2 बार आईपीएल टाइटल जीता है, लेकिन इस साल उनकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छा साथ नहीं दे रही है उनका। कोरबो लोरबो जीत बोरे कोलकाता नाइट राइडर्स है टीम का नाम। सभी हमेशा कहते हैं केकेआर है तैयार, लेकिन इस बार जो पहला पार्ट हुआ आईपीएल का, उसमें केकेआर बिल्कुल नहीं थी तैयार। मेरे साथ शो में चर्चा कर रहे हैं खेम सिंह, हमारे नए क्रिकेट एक्सपर्ट। खेम सिंह जी, आपका स्वागत है इस शो में। जी, बहुत-बहुत स्वागत है मुझे इस शो में बुलाने के लिए। शुक्रिया खेम सिंह भाई। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं आप केकेआर की स्ट्रेटेजी? क्या समझते हैं क्या आप, मतलब जो केकेआर ने रणनीतियां बनाई थी आईपीएल के पहले पार्ट में, क्या वो आपको समझ में आई? एक तो ओवेन मॉर्गन उन्होंने सिर्फ इसलिए कप्तान बनाया क्योंकि वर्ल्ड कप जीत चुके थे वो, लेकिन क्या आपको उनकी कप्तानी में जरा सा भी दम दिखा है? एक तो कप्तानी और फिर ऊपर देखिए से बल्लेबाजी में भी उनके दम नहीं है। एक चेंज हुआ है, मैं बता दूं लोगों को कि पैट कमिंस की जगह आए हैं टिम साउदी। तो जी, आप एक बड़ा अच्छा चेंज मैं समझता हूँ टीम सऊदी का आना, क्योंकि अच्छे गेंदबाज वो भी पैट कमिंस की तरह ही है और न्यूजीलैंड से अच्छी गेंदबाजी वो कर चुके हैं। आपको याद होंगे न्यूजीलैंड के साथ जो भी मैचेस हुए हैं, उनका टीम सऊदी का जो प्रदर्शन है वो वाक़ई में लाजवाब है। तो बिल्कुल ये टिम एक अच्छा साउदी। चेंज है कल कोलकाता के लिए। जी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो बाकी जो विदेशी खिलाड़ी हैं, क्या उनको उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनको भी थोड़ा सा अपने हाथ दिखाने पड़ेंगे, स्पेशली कप्तान ओवेन मॉर्गन, जो बिल्कुल भी नहीं चले पहले आईपीएल के स्टिंट में। कुछ एक दो स्कोर अच्छे बिल्कुल किए उन्होंने, लेकिन उसके अलावा ओवेन मॉर्गन बिल्कुल नहीं चल रहे। और खासकर आंद्रे रसल का फॉर्म कैरेबियन प्रीमियर लीग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा खराब फॉर्म से आंद्रे रसल गुजरे हैं। वो एक दो इनिंग्स को छोड़ दे तो कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए, बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ समस्या ये आई कि वो हमेशा से अपने या तो कैप्टन चेंज करते हैं, कोई ना कोई वो स्ट्रेटेजी चेंज करते रहे। देखिए, बात यह है, पौधा जितना उखाड़ोगे ना वो पेड़ आपका नहीं लग पाएगा। वो पौधे को स्टेबल जब पौधा स्टेबल हो जाएगा अच्छे से, तभी वो पेड़ की वो जगह वो ले सकता है। अगर बार बार चेंजेस करते रहेंगे, बार बार कैप्टनसी ये सब उखाड़ते रहोगे, तो आपकी टीम में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और जो पिछले सीजन हमने देखा 2019 में भी बिल्कुल ऑफ कलर मुझे केकेआर की टीम लगी, और 2020 में तो बिल्कुल ही लगी। और सारे के सारे जो इनके खिलाड़ी हैं वो ऑफ कलर लगे, मुझे कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेले। तो बिल्कुल जैसे मैंने बात की कि पौधे को जितना उखाड़ोगे आपका पेड़ नहीं उग पाएगा। एक पॉजिटिव ले सकते हो आप, वरुण चक्रवर्ती वैसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और अब उन्हें थोड़ा थोड़ा ही सही एक्सपीरियंस हो चुका है। और सुनील नारायण जो कि वहां पे ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए भी खेल रहे हैं, जहां पे अभी सेमीफाइनल चल रहा है उस मैच में, तो उनका फॉर्म में आना, क्या ये इस बात का संकेत है कि केकेआर इस बार फिर भी एक उनके लिए अच्छा संकेत है कि ये सुनील नारायण अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, स्पेशली जी, गेंदबाजी ये में? बल्लेबाजी तो उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं, फिर भी गेंदबाजी में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखें, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि देखें, अगर सुनील नारायण की वापसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं इनको बैटिंग में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बैटिंग में जो वो प्लस स्कोर्स करते हैं, जो भी स्कोर करते हैं वो प्लस पॉइंट्स उनके लिए कोलकाता टीम के लिए हो जाते हैं। और बॉलिंग अगर आ जाते हैं तो तब तो अच्छी बात है, बॉलिंग में अगर कमबैक कर लें तो, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें भी एक अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करने की। और यद्यपि वो वापस आ रहे हैं, ये तो केकेआर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनके वो 5 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं इस फेज में, बात वैसे थोड़ी कठिन है, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पहुंच सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, पर ये मुश्किल है। लेकिन आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ अच्छा करना है, सीजन को अच्छा एंड करना है, तो आपको सभी प्लेयर्स को अच्छा करना पड़ेगा केकेआर के। जी, अगर हम बात करें बाकी विदेशी खिलाड़ियों की, आंद्रे रसल, टिम साइफर्ड के बाद लॉकी फर्ग्यूसन है उनके पास,
फिर उनके पास बल्लेबाजी में अकेले ओवेन मॉर्गन है जरूर, लेकिन शाकिब अल हसन एक ऑलराउंडर के रूप में है वहाँ पे। और बॉलिंग में लॉकी फर्ग्यूसन, टिम साउदी तो हैं ही हैं, सुनील नरेन भी है वहाँ पे। तो विदेशियों को आप कैसे देखते हैं? ये विदेशी क्या प्लेयर वैसे हैं? आंद्रे रसल को हम पावर हिटर मानते जरूर हैं, लेकिन यूएई जैसे स्लो पिचेस पे क्या आंद्रे रसल वो कर पाएंगे जो उन्होंने भारत में किया है? दिल्ली में जो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो उन्होंने किया था, मुंबई में आई थिंक, मुंबई में आई गेस जी मुंबई जी। में ही वानखेड़े के स्टेडियम में वो किया था उन्होंने। क्या यूएई की वो पिचेस उन्हें एक्सप्रेस होने का मौका देगी? क्योंकि वो स्लोइश पिचेस होती हैं। बिल्कुल तो क्या वहाँ ये पे जो टिम बॉल्स है। साइफर्ड, रसल जैसे पावर हिटर्स क्या प्ले में आ सकते हैं यूएई के, rather than the timing players like Indian contingent, Rahul Tripathi, Shubman Gill, Nitish Rana, दिनेश कार्तिक? क्योंकि देखें रसल को सिर्फ टाइम करना है बॉल को, और आपको मालूम है कि अगर टाइमिंग अच्छी नहीं हुई तो बॉल क्योंकि रुक के आएगा। अगर वो टाइमिंग अच्छी नहीं हुई, थोड़ी सी भी गड़बड़ाहट हुई, तो रसल, मुझे नहीं लगता यार, पता नहीं क्यों कि इस ऐसा लगता है कि वो ऑफ कलर दिखेंगे। पता नहीं क्यों, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, पर मुझे नहीं लगता कि इन पिचेस में शायद रसल ज़्यादा एक्स फैक्टर साबित हो। जैसे इंडिया में क्योंकि पिचेस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन क्योंकि सही बात कहा कि गेंद जो है वो थोड़ी रुक के आती है, तो रसल के पास जो खेल है वो एक तो टाइमिंग का है और पावर का है। सबसे ज्यादा उनमें तो से मुझे अगर लगता कुछ, है वो पावर पावर ही दिखाता है टाइमिंग से ज्यादा। जी वो पावर हिटर हैं बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता उतने ज़्यादा एक्स फैक्टर रसल होने वाले हैं। बात भारतीय कंटेंडर्स की केकेआर के, राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, और बाकी के बल्लेबाज और गेंदबाजों को आप कैसे, स्पेशली बल्लेबाजों को कैसे देखते हैं भारतीय कंटेंडर को? क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। वेंकटेश अय्यर को जरूर उन्होंने एक अच्छी बाय के रूप में खरीदा था ऑलराउंडर को, लेकिन वेंकटेश अय्यर मुझे नहीं लगता कि इस सीजन दिखेंगे। जो जैसा पता है आपको कि इस साल हुए विजय हजारे में उन्होंने पंजाब के खिलाफ एक बहुत ही शानदार, कुछ 200 या 198 रनों की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली थी, अगर आपने वो फॉलो जी किया होगा तो। जी, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा ज़रूर है, लेकिन क्योंकि अब आपको देखना होगा जैसे दुबई जैसे एरियाज़ में, क्योंकि आप पहले पहुंच चुके हैं और आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे, आपको प्रैक्टिस के चांसेस मिल रहे होंगे। तो मुझे लगता है क्योंकि भारतीयों को ज़्यादा फ़ायदा इसलिए भी है कि आपने देखा 2019 में भी दुबई में मैचेस हुए थे, तो कुछ एक बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बेहतरीन बैटिंग की थी केकेआर के, और वहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों की मैं स्पेशल बात करूँ तो शायद वेंकटेश को भी हो सकता है वेंकटेश उनके लिए एक्स फैक्टर साबित हो, अच्छा क्रिकेट खेले वहाँ पे। जी बिल्कुल। वैसे और दो और क्योंकि बल्लेबाज हैं, करुण नायर और गुरकीरत सिंह मान, आईपीएल के एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में एक गिने जाते हैं वो। मैं ऐसा देखते हैं। देखता हूँ कि पर्सनली मुझे करुण नायर अपनी टीम में, अगर केकेआर का मैं सपोर्टर होता तो कुछ मैचेस उनसे खिलवाता मैं, क्योंकि करुण नायर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है। वो हालांकि कुछ कम मैचेस खेले ज़रूर है, लेकिन वो एक अच्छे बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। हालांकि अ, जो उनके सीजन्स रहे हैं वो उतने अच्छे रहे नहीं हैं पिछले सीजन्स, लेकिन अ, हो सकता है कि करुण नायर कुछ अच्छा करें, उनको एक दो चांसेस तो मिलने चाहिए। बाकी हाँ, भारतीयों को मौका मिल, सॉरी, भारतीय अच्छा कर सकते हैं इन पिचेस पे। एक ऑलराउंडर का नाम मैं भूल गया यहाँ पे, विदेशी बेन कटिंग भी हैं उनके पास वैसे, वो भी पावर हिटर हैं। खैर, बात हो जी गई ऑलराउंडर्स और बैट्समैनों की। अब आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट पे, अ, जिसमें करने वाली है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है शाकिब अल हसन, गुरकीरत मानवी थोड़ी सी स्पिन कर लेते हैं, पवन नेगी है, हरभजन सिंह है, नारायण खुद वास्तव स्पिनर हैं, भी है। और कुलदीप यादव है। जी जी, स्पिनर्स क्या जो है। लगता है आपको? स्पिनर्स इतने सारे भरे पड़े हैं, मतलब स्पिन की एकेडमी ही खोल रखी है, और वरुण चक्रवर्ती है एक। तो क्या जी लगता है जी। यूएई में इतने सारे स्पिनर्स? वैसे पता नहीं, क्या पता केकेआर को पता हो शायद कि भाई ये होने वाला है, आईपीएल स्थगित होने वाला है, यूएई में होने वाला है, तो हम इतने सारे स्पिनर पहले ही रख ले। देखिए क्योंकि पिचेस, जैसा आपने कहा कि बॉल से रुक कर आएगी, और ये देखिए कि बॉल अगर स्पिन होगी तो कहीं ना कहीं वो अपोजिशन को ट्रबल में डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब स्पिनिंग उनके पास है तो है, लेकिन ये सब सारी चीजें यूटिलाइज करने की बात है कि वो बिल्कुल। रनर हरभजन की। सिंह का इस्तेमाल जो था ना पिछले आईपीएल में, मैं देख रहा था, सही से नहीं किया गया था। हरभजन सिंह जी
जिस का तरह इस्तेमाल। का इस्तेमाल सीएस की करती थी, वैसा इस्तेमाल उनका केकेआर ने अभी तक नहीं किया है। वो टीम में सिर्फ जुड़े जरूर है, कुछ एक मैचेस उन्हें खिलाए भी गए, लेकिन उनका जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वैसा जैसे सीएसके करती थी वैसे केकेआर ने किया नहीं उनका। अदरवाइज वो आपके लिए बहुत अच्छे एक्सपेक्टर साबित होते। फास्ट फास्ट बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे? प्रसिद्ध कृष्णा, वेंकटेश अय्यर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, संदीप वॉरियर, कमलेश नगरकोटी, शिवम मावी और टिम साउदी अब उनके पास है, लॉकी फर्ग्यूसन है, वैभव अरोरा एक यंग उभरते हिमाचल प्रदेश के तेज गेंदबाज। क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में आप? आंद्रे रसल देखिए भी बहुत। फास्ट बॉलिंग कराते हैं बेन जी कटिंग के साथ मिलकर ऑलराउंडर्स। बिल्कुल, देखिए मैं सही कहूँ तो बहुत ही अच्छी टीम, बैलेंस साइड मुझे लगती है कोलकाता। बॉलर्स भी इनके अच्छे हैं और शानदार गेंदबाज पड़े हैं इनकी टीम में, लेकिन यही है कि यूटिलाइजेशन, ये सबसे बड़ा मेन आता है कि ये यूटिलाइज कैसे करते हैं। टीम तो इनकी क्या कहें, मतलब ओपनिंग से लेकर अंतिम तक बहुत अच्छी टीम है और खिलाड़ियों को चुन चुन के ये टीम में रख सकते हैं प्लेइंग 11 में, लेकिन यही है कि किस खिलाड़ी को किस समय पे उतारना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये मेन बात होती है। मैच याद आता है मुंबई इंडियंस के सामने, थाली में सजा पड़ा हुआ मैच उन्होंने गंवा दिया। स्पेशली बल्लेबाजों को, वो गलती बल्लेबाजों की ही थी कि उन्होंने थाली में सजाया हुआ मैच गंवा दिया। 150 रनों का तो सिर्फ टारगेट ही था भाई, उस 150 को भी वो चेज नहीं कर पाए। मतलब बिल्कुल चेज नहीं कर पाए, बिल्कुल चेज 15 नहीं कर ओवर में पाए वो। 131 रन, 15 ओवर में कुछ 124 या 25 रन थे, आखिर में वो चेज ही नहीं कर पाए। जी यही है ना, यही है कैप्टन ने अपने हिसाब से भेज दिया, लेकिन यही कि बैट्समैन बैट्समैन अपने जो अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है वो समझ नहीं सके, यानी कि यह है कि वो गेंदबाज को समझ नहीं सके किस तरह की गेंदें हो रही है, अपने हिसाब से उन्होंने मतलब बॉल की जो स्पिरिट होती है, मेरिट होती है, उसके हिसाब से नहीं खेले और नतीजा आपके सामने है। तो ये है, बॉल आपको एक तो क्रिकेट की जो भी है उसकी मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ेगा और तभी आप इस टूर्नामेंट में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका इस बार ऑफ कलर, अगर ऑफ कलर ही लगेंगे ये, अगर ये क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से नहीं खेलेंगे। फाइनल वर्डिक्ट खेम सिंह भाई, क्या लगता है जी आपको? केकेआर इस बार ओवरऑल कैसी टीम लग रही है? उसके बाद आखिरी सवाल होगा मेरा। देखिए, ओवरऑल तो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड टीम लग रही है, लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूँ बाकी चीज़ें वो आप देखें, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी टीम लग रही है क्योंकि ओपनिंग से लेकर इनके बॉलिंग तक इनके पास बेशुमार खिलाड़ी पड़े हैं और ऐसे खिलाड़ी पड़े हैं कि हर एक खिलाड़ी के पास मैच जीतने की मादा है, लेकिन वही है कि हर खिलाड़ी अपने रोल को कैसे डिफाइन करता है, ये उन पे निशान या सवाल बना हुआ है। और कहाँ खत्म करेगी इस बार केकेआर? वैसे तो नीचे की जो चार टीमें हैं वो शायद, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था पहले आईपीएल में कि नीचे के जो पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, यानी पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद और कोलकाता अपनी ही अलग लीग में खेल रही हो, ऐसा लग रहा था ऊपर वाली चार टीमों से। तो इस बार क्या लगता है, आठवें नंबर पे है केकेआर, सातवें नंबर पे, तो क्या आपको लगता है कि वो टॉप चार में जगह बना थोड़ा तो पाएगी? मुझे लगता है फिफ्थ या सिक्स्थ पे फिनिश करेगी, क्योंकि थोड़ा तो अच्छा खेल खेलेगी केकेआर, मुझे ऐसा लगता है। सेवन्थ एट्थ पे तो मुझ नहीं रहेगी। हाँ हो अब, क्योंकि हो सकता है, मुझे लगता है कि चार में अच्छी जगह बनाने की कोई भावना है केकेआर की? वही है कि अगर 5 मैच जीतो आप अपनी प्लेस सीमेंट करते हैं सेमीफाइनल के लिए, नहीं तो फिर आप बाहर दो हैं। ही मैच आई थिंक अगर केकेआर जीत पाया है सात में से। एक याद आता है जी मुझे, वो किंग्स इलेवन पंजाब का मैच जो उन्होंने जीता था, उनको ऑल आउट जल्दी कर लिया था। जी जी। और दूसरा आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद को उन्होंने एक बार हरा चुके सनराइजर्स हैं बस। इसके हैदराबाद को, अलावा कोई मैच उन्होंने नहीं जीता। जी बिल्कुल नहीं जीता है। तो वही है कि 5 मैच जीते अगर आप, तो आप अपनी सीमेंट प्लेस सीमेंट कर सीमेंट तो पाओगे। नहीं होगी, लेकिन हाँ एक है कि 14 अंकों पर एक आप श्योर हो सकते हैं कि कोई टीम अगर हार जाए, क्योंकि पिछली बार भी उनके साथ यही हुआ था, वो 14 तक पहुंच जरूर गए थे, लेकिन नहीं, हुआ ये कि वो उनके साथ हार गए। जी मतलब दो उनकी दो सामने वाली टीम पे सीजन डिपेंड से रहना पड़ा उनपे। जी 2-3 सीजन से ऐसा ही हो रहा है उनके पास, जब उनको लग रहा है कि वो शायद टॉप 4 में आ सकती है, एक ना एक मैच उनको ऐसा पड़ जाता है जिसे वो हार कर सीधा टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते हैं। आपको याद होगा 2018 में, 18 में, हाँ, मुंबई इंडियंस ने शायद उन्हें 19 में, हाँ 19 में हुआ था, मुंबई इंडियंस ने बाहर किया था। बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और उस दौरान आप
मतलब बाहर हुए हैं मुंबई इंडियंस से खेलते खेलते इस उस टूर्नामेंट में, तो ऐसा हुआ है हाँ, मतलब उनका यही है कि बहुत। कोई एक मैच इतना खराब चला जाता है कि मतलब वो क्वालिफाई हो सकते थे उस मैच में, लेकिन उसमें बल्लेबाजों ने बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखाया। 134 या 35 रन ही उस मैच में बनाए थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है। जी जी। और वहाँ भी वो मतलब अब कोलैप्स कर गए और हार गए मैच। खैर, ये था हमारा आज का प्रीव्यू, और जाते जाते एक और अपडेट दे दूं दोस्तों। लसिथ मलिंगा, द ऑल टाइम श्रीलंकन ग्रेट फास्ट बॉलर, आज टी20 से टी20 क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। टी20 क्रिकेट यानी ऑल फॉर्मेट ही हम इसे मानेंगे, क्योंकि जी, टेस्ट 2011 में और उन्होंने वनडे दोनों संन्यास लिया खेले था। हैं। जी बिल्कुल, 2011 में टेस्ट मैच से संन्यास लिया था उन्होंने। 30 टेस्ट मैचेस के बाद 2019 में वनडे से संन्यास लिया, और जनवरी में जब मुंबई इंडियंस ने लसिथ मलिंगा को रिलीज कर दिया, तब उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया। और अब टी20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली उन्हें, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इश्यूज थे श्रीलंका में, और उसके चलते लसिथ मलिंगा का टी20 करियर 295 मैचों तक सीमित रहा। 295 मैच खेलने वाले लसिथ मलिंगा का स्ट्राइक रेट था 16.60, इकोनॉमी थी 7.07, और एवरेज था 19.68 का। आप लसिथ मलिंगा के बारे में भी जाते जाते कुछ कहते हैं खेम सिंह जी, कैसा मतलब क्या देखते हैं? मतलब हमारी स्पोर्ट्स क्लब की पूरी टीम की तरफ से लसिथ मलिंगा को सेकेंड इनिंग्स के लिए उनकी बहुत बहुत मतलब हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। आप क्या कहते हैं खेम सिंह भाई, कैसे देखते हैं इस ग्रेट फास्ट बॉलर के करियर को? देखिए, 295 ट्वेंटीज खेलना एक बहुत बड़ी बात है, और प्लस आपने बहुत अच्छी बॉलिंग, मतलब ये कहें कि आप वाइट बॉल के शेर माने जाते थे। और बॉलर आप कमाल के थे। लसिथ मलिंगा, सिलिंगा मलिंगा, उनके स्लिंग एक्शन से उनको ये नाम दिया गया था। और कौन वो भूल सकता है वो 4 विकेट्स एक ही ओवर में, वो साउथ सबसे अफ्रीका बेस्ट के वन। खिलाफ 2007 में। जी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो मैच हुआ था। तो और ऐसे इस ऐसे बार भी उन्होंने स्पेल्स। वो कारनामा किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी, तो मतलब आप ये देखिए, ऐसे ऐसे स्पेल्स उन्होंने डाले हैं। आप वो कैसे भूल सकते हैं 2019 का वो आईपीएल मैच, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स जीतते जीतते रह गई, और एक बॉल जो बची थी, आप वो जानते हैं, शार्दुल ठाकुर उससे आउट हो शार्दुल गए, तो ठाकुर। जीता जिताया मैच, जीता नहीं, जिताया मलिंगा को मैच। एक्चुअली मैं उसके लिए धन्यवाद कहूंगा कि अगर वो ऐसी गेंदें ना डालते और शार्दुल ठाकुर आउट ना होते, तो आज शार्दुल ठाकुर अपनी बैटिंग को सीरियस नहीं लेते, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके स्पेल्स को हमेशा याद रखोगे। उन्होंने जो स्पेल किए हैं, जो श्रीलंका को उन्होंने दिया है 2014, हु कैन फॉरगेट दैट, रिमेम्बर, मतलब कौन भूल सकता है वो 2014 का वो मैच, जब 2014 में उन्होंने कैप्टनसी की, और आपको याद है कि श्रीलंका उस टी20 में टी20 विश्व कप को जीता है भारत से। 2014 में वो जीता है। उस समय बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी थे उनके पास, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। मतलब नाम जितने गिना गिना दिए जाए उतने कम है। खैर, लसिथ मलिंगा को हम उनकी अ, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं उनके सेकेंड इनिंग्स के लिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे इस स्पोर्ट्स क्लब के चैनल पे आपके लिए ढेर सारे सरप्राइजेस छुपे हुए हैं, और हम ऐसे ही रोज नई नई टीमों के प्रीव्यूज लेके आते रहेंगे। हम आपसे मिलते हैं कल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और लाइक जरूर बटन दबा दें, लाइक का, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। और जी जी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का रादर देन। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल पे ड्रीम 11 और अभी अभी एक नई ऐप पे हमने ट्यूटोरियल भी शायद आपको दिया है, नोस्ट्रा प्रो। तो आपको पैसे कमाने के भी अवसर मिलेंगे इस इंडिया के त्योहार के सेकंड पार्ट के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित हंसते रहें। रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। बिल्कुल, और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।
वो बंदी कब